एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं आई के त्रिपाठी। आज आप जैसा कि देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आज हमको क्या पढ़ना है, संसदीय प्रक्रिया। संसदीय प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि संसद अपने कार्य किस तरह से करती है, क्या क्या कार्य करती है, और इन सब पे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आते हैं। जो भी परीक्षाएं आपकी हैं जिसमें संविधान है उसमें संसदीय प्रक्रिया से प्रश्न बनते हैं। तो इसको हमें पढ़ना है और ये थोड़ा सा इतना शॉर्ट में नहीं पढ़ा जा सकता है, कुछ थोड़ा विस्तार करके इसको पढ़ना होता है क्योंकि क्वेश्चन आपको इस पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसलिए इसको हम एक से अधिक भाग में पढ़ेंगे, एक से अधिक पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज का जो शीर्षक है इसीलिए संसदीय प्रक्रिया भाग 1। इसमें हम मुख्य रूप से ये पढ़ लेंगे कि संसद की बैठक कौन बुलाता है, कैसे होती है, संसद में संसद किस तरह से मंत्रिपरिषद पे नियंत्रण रखती है, और वहाँ पे जो प्रस्ताव आते हैं वो कैसे कैसे रहते हैं। सामान्य से चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन है, भले ही बिल्कुल सामान्य दिखता है लेकिन प्रश्न आपको जब बनते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है विद्यार्थियों को। तो वास्तव में भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में संसद शासन के केंद्र में होता है और संसद केवल कानून बनाने का कार्य नहीं करती है बल्कि उसके साथ वो मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण भी रखती है। हालांकि जहां अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में भी संसद का कार्य कानून बनाना होता ही है, लेकिन भारत में अध्यक्षीय शासन प्रणाली नहीं है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। तो यहाँ पे संसद के दो महत्वपूर्ण कार्य हो जाते हैं। कौन कौन से? एक कार्य होता है विधि निर्माण करना, विधि निर्माण करना, और दूसरा कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखना, कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखना, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखना। इसके अतिरिक्त अन्य कार्य भी होते हैं लेकिन महत्वपूर्ण कार्य यही होते हैं। अब इन सब के लिए क्या ज़रूरत होती है कि संसद की बैठक हो, बैठक संसद की होती है तो उसी में वह विधि निर्माण का कार्य करती है और मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। कैसे नियंत्रित करते हैं आगे हम समझेंगे, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में जो मूल बात है वो ये है कि मंत्रिपरिषद पे संसद नियंत्रण रखे, लेकिन व्यवहारिक रूप में कार्यपालिका भी विधायिका पे कुछ न कुछ नियंत्रण रखती है और विधायिका तो नियंत्रण रखती ही है। तो ये दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके लिए संसद की बैठक समय समय पर होती रहती है और इस बैठक के में संसद अपने कार्यों को करती है। इसी को कहते हैं संसदीय प्रक्रिया। तो अब एक प्रश्न उठता है कि संसद की जो बैठक होती है उसे कहते क्या हैं? संसद की जो बैठक होती है उसे क्या कहते हैं? सत्र। इसे कहते हैं सत्र। सत्र का मतलब होता है संसद की बैठक आयोजित होना। सत्र का मतलब होता है संसद की बैठक आयोजित होना या आहूत होना, बैठक आयोजित होना या आहूत होना, इसे कहा जाता है सत्र। और ये कुछ टर्मोलॉजी हैं जिनको आपको समझ लेना है। एग्जाम में आपको सीधे यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि सत्र का अर्थ क्या है। तो सत्र का अर्थ होता है संसद की बैठक आहूत होना, अर्थात संसद की बैठक हो रही है। जब आप कभी सुनते हैं सत्र चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा है, इसका मतलब है संसद की बैठक हो रही है। अब बात ये आती है कि संसद की बैठक बुलाने का अधिकार किसे है, अर्थात सत्र बुलाने का अधिकार किसे है, सत्र बुलाने का अधिकार किसे है। और क्यों है? दूसरी बात यह आती है कि सत्र बुलाने का अधिकार किसे है, एक बात, और दूसरा जिसे भी है वो क्यों है,
दूसरी बात ये आती है कि उनको क्यों है, जिसे भी है ये अधिकार, वो क्यों है। जब इस प्रश्न पे विचार करते हैं तो क्या पाते हैं कि सत्र बुलाने का अधिकार किसे है, भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को सत्र बुलाने का अधिकार है। ठीक, अब क्या स्थिति है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 85(1), अनुच्छेद 85 सब क्लास 1, अनुच्छेद 85(1) में क्या उल्लेख है कि राष्ट्रपति जब चाहें या जो उचित समझें, जो ठीक समझें, उस समय पर और उस स्थान पर संसद की बैठक बुला सकते हैं या संसद का सत्र बुला सकते हैं। इस बात का उल्लेख कहाँ किया गया, संविधान के अनुच्छेद 85(1) में किया गया कि राष्ट्रपति जो ठीक समझे उस पर, उस समय पर संसद की सत्र या संसद की बैठक बुला सकते हैं, संसद का सत्र बुला सकते हैं। किस स्थान पर बुला सकते हैं, जिस स्थान पर वो उचित समझें, अर्थात जिस स्थान पर वो बुलाना चाहें वहां पे वो बुला सकते हैं। राष्ट्रपति को ये अधिकार क्यों है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का एक अंग है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अंग है। हमने आपको इस पे विस्तार से समझा दिया है, हमारे वीडियो आप देख सकते हैं जिसने नहीं देखा होगा। संसद की संरचना के संदर्भ में हमने आपको पढ़ाया है। संविधान के अनुच्छेद 79 में क्या लिखा है कि भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेंगी। तो इस तरह से राष्ट्रपति संसद के अंग हैं और संसद के अंग होने के कारण राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं, अधिवेशन बुलाते हैं। लेकिन किसकी सलाह पर बुलाते हैं, अभी एक बात ये भी आती है, किसकी सलाह पर बुलाते हैं या किसकी सिफारिश पे बुलाते हैं, तो ये बुलाते हैं मंत्रिमंडल की सिफारिश पे, मंत्रिमंडल की सिफारिश पे, मंत्रिमंडल की सिफारिश से, मंत्रिमंडल की सिफारिश से, मंत्रिमंडल की सिफारिश से बुलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति संसद के अंग होने के कारण भले ही वो संसद का अंग होने के कारण सत्र बुला रहे हैं, लेकिन वास्तव में मंत्रिमंडल की सिफारिश से बुला रहे हैं, अर्थात कार्यपालिका कहीं ना कहीं संसद को नियंत्रित कर ले रही है, क्योंकि उसका समय क्या होगा, स्थान क्या होगा, ये वास्तव में राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे और राष्ट्रपति ऐसा मंत्रिमंडल की सिफारिश से करेंगे। अर्थात व्यवहार में क्या स्थिति हुई कि मंत्रिमंडल ये निर्धारित करेगा कि किस समय सत्र बुलाया जाएगा और कहाँ बुलाया जाएगा। लेकिन इस पर मंत्रिमंडल को पूरी छूट नहीं दी गई है, इस पे मंत्रिमंडल को पूरी छूट नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है, क्योंकि अनुच्छेद 85(1) में आगे और लिखा है, वो क्या लिखा है कि लेकिन 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, अर्थात 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। का समय नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा कि एक सत्र है, एक सत्र चल रहा है और ये सत्र समाप्त हुआ तो दूसरा सत्र जिस दिन प्रारंभ हुआ है इसके बीच का जो समय है ये अधिकतम 6 माह हो सकता है, अधिकतम 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता, 6 माह से कम हो सकता है लेकिन 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या निकलता है कि सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार होने चाहिए, वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए, 2 सत्र होने चाहिए। इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि वर्ष में कम से कम 2 सत्र होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति समय और स्थान निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अर्थात वो ऐसा समय निर्धारित नहीं कर सकते कि अभी एक सत्र खत्म हुआ अब 2-3 साल बाद दूसरा सत्र बुलाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अधिकतम 6 माह में उनको बुलाना पड़ेगा, 6 माह के बीच का जो समय है वो निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो इस
तरह से क्या समझे हम, सत्र क्या कहलाता है, संसद की बैठक आहूत होना। और सत्र बुलाने का अधिकार किसे होता है, भारत के राष्ट्रपति को। क्यों होता है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद के एक अंग हैं, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश से संसद का सत्र बुलाते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि विधायिका पर कार्यपालिका नियंत्रण रखती है इस माध्यम से। लेकिन दूसरी बात साथ में यह है कि 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होगा, अर्थात वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने आवश्यक हैं। अब आगे क्या बात आ रही है, आगे स्थिति ये आ रही है कि क्या स्थिति है कि होते कितने सत्र हैं। ये तो 2 होने आवश्यक हैं, लेकिन व्यवहार में कितने होते हैं। व्यवहार में सामान्य रूप से 3 सत्र होते हैं, यहां ध्यान रखिएगा, सामान्य रूप से। क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो इससे अधिक सत्र बुलाए जा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो इससे अधिक सत्र बुलाए जा सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितने सत्र होंगे, मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जितनी जरूरत पड़ी उतने बुलाए जा सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से 3 सत्र होते हैं। कौन कौन सा, एक सत्र होता है बजट सत्र, एक होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, तीसरा होता है शीतकालीन। अर्थात कम से कम 2 बुलाए जाना आवश्यक है, लेकिन वर्तमान समय में कम से कम 3 सत्र होते हैं वर्ष भर में। बजट सत्र कब शुरू होता है, ये होता है फरवरी से लेकर मई तक चलता है। बीच में कुछ समय के लिए सदन स्थगित रहता है, सदन की कार्यवाही स्थगित रहती है, लेकिन फिर बैठक शुरू हो जाती है। और जैसे कि अभी आपने देखा है कि कुछ समय के अंतराल के बाद में संसद का जो बजट सत्र चल रहा है वो उसकी बैठक फिर से शुरू हो गई है। तो ये सामान्य रूप से चलता है फरवरी से मई तक। मानसून सत्र कब शुरू होता है, ये शुरू होता है जुलाई के महीने में, और ये चलता है सितंबर तक। और शीतकालीन सत्र जो होता है ये चलता है नवंबर से दिसंबर तक, नवंबर से दिसंबर तक। ठीक, इस तरह से सामान्य रूप से ये 3 सत्र चलते हैं। और जब अगर बीच में कोई जरूरत पड़ गई तो सत्र बुलाया जा सकता है, राष्ट्रपति सत्र बुला सकते हैं। ये शक्ति उनको अनुच्छेद 85(1) में प्राप्त है। अब आप एक बात देख रहे हैं, यहाँ 1 महीना बीच में कौन सा आया, जून का, और यहाँ 1 महीना बीच में कौन सा आया, अक्टूबर का, और 1 महीना इसके बाद आएगा या इसके पहले आएगा, वो कौन सा रहेगा, जनवरी का, जनवरी का। इन 3 महीनों में, अर्थात कब, जनवरी में, जून में और अक्टूबर में सामान्य परिस्थितियों में संसद की बैठक नहीं होती। तो इसे क्या कहा जाता है, ये जो बीच का समय है इसे कहा जाता है सत्रावकाश, इसे कहा जाता है सत्रावकाश, इसे कहा जाता है सत्रावकाश, अर्थात सत्र का अवकाश। सत्रावकाश का मतलब क्या होता है, सत्र का अवकाश, अर्थात एक सत्र का समापन हो गया है और दूसरा सत्र शुरू होने वाला है, इसके बीच का समय, एक सत्र पूरा हो गया है और दूसरा सत्र शुरू होने वाला है, दूसरा सत्र यहाँ शुरू होने वाला है, इसके बीच का समय कहलाता है सत्रावकाश। सत्रावकाश किसे कहते हैं, एक सत्र के समापन और दूसरे सत्र के प्रारंभ के बीच का समय कहलाता है सत्रावकाश। अर्थात भारत में सत्रावकाश कब कब होता है, एक तो जनवरी में होता है, दूसरा जून में होता है और तीसरा अक्टूबर में होता है। तो ये 3 महीने सत्रावकाश के कहलाते हैं।
यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। एक सत्र का समापन, इसको क्या कहा जाता है? एक सत्र का समापन होना मतलब सत्रावसान, और दूसरे सत्र का प्रारंभ होना अर्थात सत्र आयोजित होना, इसके बीच का समय कहलाता है सत्रावकाश। तो जनवरी, जून और अक्टूबर के महीने सत्रावकाश के होते हैं। अब इसको एक बार फिर से देख लें। सत्रावकाश क्या लिखेंगे? सत्रावकाश। सत्रावकाश का मतलब क्या होगा? एक सत्र के समापन या सत्रावसान तथा दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के बीच का समय, होने के बीच का समय, ये कहलाता है सत्रावकाश। इसे कहते हैं सत्रावकाश। और भारत में सत्रावकाश कब होता है? जनवरी में, जून में और अक्टूबर में। अब सत्रावसान शब्द यहाँ आपने देखा। सत्रावसान टर्मिनोलॉजी को भी एक बार और समझ लें फिर से। क्या कहलाता है सत्रावसान? सत्रावसान क्या होगा? सत्रावसान का मतलब होता है उस सत्र का समापन हो जाना, उस सत्र का अवसान हो जाना। सत्रावसान मतलब उस सत्र का समापन हो जाना, जो सत्र बुलाया गया है उस सत्र का समापन हो जाना। और सत्र बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को ही ये अधिकार है कि वे सत्र का अवसान कर सकें, सत्र का समापन कर सकें। ये अधिकार उन्हें कहाँ पे है? अनुच्छेद 85(2) में, अनुच्छेद 85(2) में ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है कि वे सत्र का अवसान कर सकते हैं या समापन कर सकते हैं। इसका मतलब इसे में क्या लिखेंगे हम? अर्थात सत्र का समापन हो जाना, अर्थात सत्र या बैठक का समापन हो जाना, बैठक का समापन हो जाना, समापन हो जाना। और ये अधिकार किसे प्राप्त है? ये अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। सत्रावसान करने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। और किस अनुच्छेद में प्राप्त है? अनुच्छेद 85(2) का, 85(2) का में सत्रावसान करने का अधिकार भारत में राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति सत्रावसान कर सकते हैं। लेकिन आप कई बार देखते होंगे कि सत्र जो चलता रहता है, सत्र की कार्यवाही जो होती है बीच में कुछ समय के लिए रोक दी जाती है। कई बार कई कारणों से रोक दी जाती है। किसी विषय पर काफ़ी शोरगुल होने लगा तो रोक दी जाती है। आप संसद की बैठक आपने देखी जरूर होगी, और संसद की बैठक जो देखी होगी तो आपने क्या देखा होगा कि संसद में एक ऐसी बड़ी सी कुर्सी रहती है, उसके बाद में एक और बड़ी सी कुर्सी दिखती है, और दोनों तरफ ऐसी एक बेंच टाइप, मतलब ऐसे डेस्क रहती हैं काफ़ी लंबी सी। यहाँ पे बहुत से लोग बैठे रहते हैं। और यहाँ कौन बैठते हैं? अध्यक्ष या पीठासीन। यहाँ बैठते हैं अध्यक्ष या पीठासीन। यहाँ बैठते हैं महासचिव, उस सदन के महासचिव। और फिर अध्यक्ष की दाहिनी तरफ इधर से बैठते हैं सत्ता पक्ष के लोग। सत्ता पक्ष इधर बैठता है, सत्ता पक्ष। और सत्ता पक्ष संख्या में अधिक होता है, अर्थात आधे से अधिक क्षेत्र सत्ता पक्ष के लिए होता है। और इस तरफ बैठता है विपक्ष। ये होता है, इस एरिया में बैठता है विपक्ष। ये हो गया विपक्ष का एरिया। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सदन में अध्यक्ष की बाईं तरफ कौन बैठता है? विपक्ष बैठता है। दाहिनी तरफ सत्ता पक्ष बैठता है। और यह पूछा जा सकता है कि सदन में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के किधर बैठते हैं? अध्यक्ष के आसन के किधर बैठते हैं? दाहिनी तरफ।
सबसे किनारे इधर प्रधानमंत्री और बाईं तरफ सबसे किनारे इधर नेता प्रतिपक्ष के लिए स्थान रहता है। क्वेश्चन बन सकता है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष की पीठ से किधर बैठते हैं? दाईं तरफ, बाईं तरफ, ठीक सामने, और एक विकल्प और कुछ बना दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री सबसे दाहिनी तरफ बैठते हैं और नेता प्रतिपक्ष बाईं तरफ, और दाहिनी तरफ सत्ता पक्ष होता है आधे से अधिक संख्या में, और फिर बाईं तरफ विपक्ष होता है। और एक क्वेश्चन और बनेगा, अध्यक्ष की पीठ के ठीक नीचे कौन बैठते हैं? ये बैठते हैं महासचिव। उपाध्यक्ष यहाँ नहीं बैठते। उपाध्यक्ष क्या रहता है कि जब सदन में अध्यक्ष महोदय रहते हैं तो अध्यक्ष महोदय ही पीठासीन होते हैं, और उस समय उपाध्यक्ष जिस पार्टी के सदस्य रहते हैं उस पार्टी के लिए जहाँ स्थान निर्धारित है वहाँ बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे ही अध्यक्ष महोदय अपनी पीठ से या चेयर से उठ के जाते हैं तो सदन की कार्यवाही संचालित करने के लिए उपाध्यक्ष महोदय आकर पीठासीन हो जाते हैं, अर्थात पीठ पर आसीन हो जाते हैं और सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। और जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सदन में नहीं होते हैं तो उस समय के लिए क्या होता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी 10 सदस्यीय अध्यक्षीय पैनल बनता है। 10 सदस्यीय अध्यक्षीय पैनल बनता है, अध्यक्षीय पैनल। और ये अध्यक्षीय पैनल में 10 सदस्य होते हैं। ये 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है, 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है। 10 सदस्य, 10 सदस्य, और 1 वर्ष के लिए 10 सदस्य इस अध्यक्षीय पैनल में रखे जाते हैं। और इनमें जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सदन में नहीं होते हैं तो इस अध्यक्षीय पैनल से सीनियरिटी के आधार पे एक सदस्य क्रमशः जब जिसका जिस तरह से स्थान आता है वो पीठासीन होकर सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। तो इस तरह से कार्यवाही चलती है। कभी कभी आपने देखा है कि कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित की जाती है, कुछ समय के लिए स्थगित की जाती है। अब स्थगन जो होता है, स्थगन भी वास्तव में 2 प्रकार का हो जाता है। स्थगन जो रहता है ये स्थगन 2 प्रकार का हो जाता है। कैसे 2 प्रकार का? एक निश्चित समय के लिए, निश्चित काल के लिए या निश्चित समय के लिए, और दूसरा होता है अनिश्चित काल या अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित काल या अनिश्चित समय के लिए ये स्थिति होती है। तो अनिश्चित समय के लिए, तो निश्चित समय के लिए सदन को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन को होता है। जो भी पीठासीन है, चाहे वो अध्यक्ष हैं, चाहे उपाध्यक्ष हैं, चाहे अध्यक्षीय पैनल का कोई भी सदस्य है, जो पीठासीन है उसको निश्चित समय के लिए सदन को स्थगित करने का अधिकार है कि आधा घंटा के लिए स्थगित कर दिए, 1 घंटा के लिए किए, 2 घंटा के लिए किए, लेकिन निश्चित समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। और अनिश्चित समय के लिए स्थगित करने का अधिकार केवल और केवल अध्यक्ष को है, लोकसभा में अध्यक्ष को, राज्यसभा में सभापति को। तो ये अधिकार केवल अध्यक्ष को होता है कि वे अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। एक बार उन्होंने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी कि ये स्थगित की जाती है, कब तक के लिए? अगली सूचना तक के लिए। अब अगली सूचना जब तक दी जाएगी तब फिर बैठक होगी, तब तक के लिए स्थगित होगा। ये विशेषाधिकार होता है अध्यक्ष का, और पीठासीन उसको नहीं कर सकते। अर्थात अध्यक्ष के अतिरिक्त कोई उपाध्यक्ष या अध्यक्षीय पैनल का कोई सदस्य पीठासीन है तो अनिश्चित काल के नहीं कर सकते, वो केवल निश्चित काल के लिए इसको स्थगित कर सकते हैं। तो एक टर्मिनोलॉजी क्या आती है, ये सदन का स्थगन। स्थगन, स्थगन का मतलब क्या होता है? सदन की कार्यवाही को कुछ समय के लिए रोक देना। सदन की कार्यवाही को कुछ समय के लिए रोक देना। कार्यवाही को कुछ समय के लिए रोक देना, रोक देना। अर्थात संसद का सत्रावसान नहीं हुआ, सत्रावसान करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। लेकिन स्थगन का मतलब ये हुआ कि सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए रोक दी जाए। ये 2 तरह से होती है, हम आपको समझा दिए। एक निश्चित काल के लिए और दूसरा अनिश्चित काल के लिए। निश्चित काल के लिए कोई भी पीठासीन और अनिश्चित काल के लिए केवल अध्यक्ष महोदय। ठीक, ये चीज इस तरह से
होती है। ये निश्चित काल और अनिश्चित काल के लिए स्थगन हो जाता है। तो अब क्या क्या आपने समझा? सत्र, सत्रावसान और स्थगन, ये तीनों चीजें समझी। एक बात और आती है कि एक टर्मिनोलॉजी और आती है, वो होती है विघटन। विघटन, एक टर्मिनोलॉजी और होती है विघटन, इसको भी समझ लें हम। विघटन क्या कहलाता है? विघटन, या इसको दूसरी भाषा में होता है भंग। विघटन करना या भंग करना, अर्थात इससे क्या होगा? उस सदन का जीवन काल समाप्त हो जाएगा। विघटन करना या भंग करना, इसका मतलब होता है कि उस सदन का जीवन काल समाप्त हो जाना। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 85(2) में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वे लोकसभा को भंग कर सकते हैं या विघटन कर सकते हैं। लोकसभा को भंग कर सकते हैं या विघटित कर सकते हैं। यह अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। यह अधिकार भारत में राष्ट्रपति को प्राप्त है। और राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, शाश्वत सदन है, उसे कभी भी भंग नहीं किया जाता। लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। किन स्थितियों में भंग किया जा सकता है? पहली स्थिति क्या होती है कि जब एक लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो कार्यकाल पूरा होने के कुछ समय पहले नए आम चुनाव करा लिए जाते हैं। और जब आम चुनाव हो जाते हैं, नई लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई, अर्थात जितने निर्वाचित सदस्य हैं सबकी लिस्ट राष्ट्रपति को भेज दी जाती है, तो उस समय प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करते हैं, अर्थात जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाए तब। ठीक, एक बात याद है, कार्यकाल पूरा हो जाए तो। कार्यकाल पूरा होने पे, कार्यकाल पूरा हो गया तो अब नई लोकसभा गठित होनी है, इसलिए इसको भंग कर दिया जाता है। दूसरी, अगर कार्यकाल पूरा होने के पहले मंत्रिमंडल ऐसी सिफारिश करे तो, या दूसरी स्थिति, कार्यकाल पूरा होने के पहले, कार्यकाल पूरा होने के पहले मंत्रिमंडल ऐसी सिफारिश करे तब। सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, याद रखिएगा यहाँ भी मंत्रिमंडल की सिफारिश पे ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं। और वर्तमान समय में एक परंपरा भी पड़ गई है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करेंगे केवल मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। ऐसा संविधान में कहीं प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश के बिना लोकसभा को भंग नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, लेकिन लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में, संविधान में जो कुछ लिखा होता है उसकी भावना के अनुरूप आचरण किया जाता है और उससे नई नई परंपराएं विकसित हो जाती हैं। तो वास्तव में संसदीय लोकतंत्र केवल लिखित संविधान से नहीं, या केवल संविधान से नहीं, बल्कि परंपराओं से भी पुष्पित, पल्लवित होता है, विकसित होता है। तो एक परंपरा ये पड़ी है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही लोकसभा को भंग करेंगे, ये परंपरा पड़ गई है। ये संविधान में कहीं बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं लिखा है कि ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अब ये परंपरा पड़ गई। और ये स्थिति है कि अगर कोई सरकार, मंत्रिपरिषद अविश्वास प्रस्ताव हार जाती है तो भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पे या मंत्रिमंडल की सिफारिश पे ही लोकसभा को भंग करेंगे राष्ट्रपति, ऐसी परंपरा आ गई है। जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार एक वोट से हार गई थी, लोकसभा में एक वोट से हार गई अविश्वास प्रस्ताव में, तो उस समय प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया। और जब नई सरकार का गठन नहीं हो सका तो राष्ट्रपति ने लोकसभा को भंग किया था, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही भंग किया था। अर्थात ऐसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में विश्वास मत हार गए हैं, उनकी सिफारिश से लोकसभा भंग की गई। तो ये परंपरा विकसित हो गई कि किसी भी स्थिति में प्रधानमंत्री की सिफारिश पे ही लोकसभा भंग होगी। तो ये कहलाता है विघटन। और विघटन करने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को, मंत्रिमंडल की सिफारिश पे। दो स्थितियों में ये लोकसभा भंग होती है। विघटन का मतलब क्या होता है
कि उस सदन का जीवन काल समाप्त हो जाना, उस सदन का जीवन काल समाप्त हो जाना, जीवन काल समाप्त हो जाना। अर्थात क्या स्थिति आई, बैठक हुई, सत्र बुलाया गया, मतलब बैठक का मतलब सत्र बुलाया गया, और फिर सत्र बीच में अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया, अर्थात वो बैठक कुछ समय के लिए रुकी है, या निश्चित काल के लिए रुका तो उतने समय के लिए रुकी है। सत्र अवसान किया तो वो सत्र का समापन हो गया। लेकिन अगर भंग किया गया या विघटन किया गया तो वो सदन जिसको भंग किया जाता है उसका जीवन काल समाप्त हो जाता है। ये पूरी की पूरी इस तरह से बैठक होती है। और ये बैठक होती किस लिए है? जिससे कि सदन अपनी कार्यवाहियों का संचालन कर सके। इसके लिए बैठक होती है कि सदन अपनी कार्यवाहियों का संचालन कर सके। और सदन की कार्यवाही किस लिए संचालित होती है? दो उद्देश्यों से। पहला, एक उद्देश्य होता है कि संसदीय लोकतंत्र में और अध्यक्षीय लोकतंत्र में, दोनों में होता है कि विधान बनाने का कार्य करना, अर्थात कानून बनाना, विधान बनाना। और दूसरा क्या होता है, और इसका महत्व संसदीय लोकतंत्र में ज़्यादा होता है, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखना, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखना। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण क्यों रखा जाता है? मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखना क्यों रखा जाता है? मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में वास्तव में सत्ता का स्रोत कौन है? जनता। और जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन देती है, तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी होना होगा। इसीलिए मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। कैसे कैसे नियंत्रण रखती है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, अर्थात संसदीय प्रक्रिया भाग 2 में। संसदीय प्रक्रिया भाग 2 में ये पढ़ेंगे कि किस तरह से नियंत्रण रखते हैं संसद मंत्रिपरिषद पे, और कैसे कैसे कार्यवाही चलती है, किस तरह के वहाँ प्रस्ताव आते हैं, इन सबको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको ये क्लास हमारी अगर अच्छी लग रही हो तो इसका लिंक आप अपने दोस्तों को भेज दें, ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे कि वे भी इसका लाभ ले सकें। तो अगली क्लास संसदीय प्रक्रिया भाग 2 में हम इसके आगे पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। थैंक यू।